हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय है कूलिंग सिस्टम। आज हम कूलिंग सिस्टम में जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और इसमें हम किन किन चीज़ों का सहारा लेते हैं, या हम ये कहें कि हमारे इंजन में जो पानी है वो कहाँ पर स्टोर होता है और किन किन माध्यम से होकर के वो वापस से अपने स्थान पर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कूलिंग सिस्टम को समझने से पहले हम ये जानते हैं कि कूलिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, कूलिंग सिस्टम साधारणतः आपके दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम और इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम की। तो देखिए, डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम में आपके एयर कूल्ड इंजन आते हैं। एयर कूल्ड इंजन जितने भी आपके प्रकार के हैं, जिसमें हम भी क्या करते हैं, दो तरीके के एयर कूल्ड इंजन काम में लेते हैं। एक तो सीधा, जिनका संबंध क्या किया जाता है, हवा से करवा दिया जाता है। जैसे कि आपके जो टू व्हीलर बाइक्स होती हैं, इनमें क्या होता है, हवा जो होती है, जैसे ये जो आप इंजन देख रहे हैं सामने, तो इसमें हवा जो होती है वो सीधा आकर के क्या करती है, हमारे सिलेंडर हेड से और ब्लॉक के संपर्क में आती है, इनसे टकराती है। तो हवा जो है यहां से गर्मी लेकर के सिलेंडर हेड की, ब्लॉक की, और वापस से वायुमंडल में चली जाती है। तो इसमें हवा जो है वो सीधा वायुमंडल से मिल रही है। इसके अलावा हम एक और दूसरे प्रकार का जो है काम में लेते हैं, जिसमें ब्लोअर प्रयोग में लिया जाता है। और ये जो ब्लोअर होता है, यह अपनी ताकत से हवा को खींच करके और इंजन तक उसमें पहुंचाया जाता है, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक शराउड बनाया जाता है। जैसे कि हम लोग एसी में डक्टिंग करवाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जो घर होते हैं उसमें बड़े बड़े कूलर जो होते हैं, तो उसके लिए ऑफिसों में डक्टिंग कर दी जाती है। उसी तरीके से हम लोग जो है इंजन में भी एक डक्टिंग का प्रयोग करते हैं, जो कि क्या करता है, इसी तरीके से हवा को नीचे से उठाता है जहां पर हम ब्लोअर लगाते हैं, और उससे फिर जहां हमारा इंजन है उसके ऊपर यह हवा फेंकता है। इस तरीके के इंजन ऐसी जगह काम में लिए जाते हैं जहां पर उन्हें आगे की तरफ डिजाइन करना मुश्किल होता है, उन्हें छुपाना पड़ता है। जिस प्रकार आपकी स्कूटी उदाहरण के तौर पर, या फिर हम बात करें आपका स्कूटर। तो यहां आप लोग देखिए, एक स्कूटी का इंजन आप देख रहे हैं, ये हमने काटा हुआ है। यहाँ पर ये कट मॉडल है आपकी स्कूटी का, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें एक मैग्नेटो यहां पर लगा हुआ है। ये जो हिस्सा है ये आपका मैग्नेटो है, देखिएगा ये हिस्सा मैग्नेटो, और मैग्नेटो के ऊपर ही क्या लगाया गया, हम लोगों ने ये फिन्स जो है ये यहाँ पर लगा दी है। और फिन्सों को लगाने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने क्या है, ये शराउड बना दिया है। ये आपका शराउड कहलाता है, जो कि आप देख रहे हैं कि प्लास्टिक का ये कवर होता है। अब जब यहाँ से ये पंखा चलेगा तो हवा जो है वो इस हिस्से में क्या किया जाएगा, इसे फेंका जाएगा, और इस हिस्से को हम क्या करते हैं, पीछे तक कवर करते हैं, ताकि हवा जो है ये पूरे सिलेंडर के चारों तरफ क्या होती रहे, घूम सके। लेकिन हम अगर बात करें बाइकों में, तो देखिए वहां पर इस तरीके का श्राउड नहीं लगाया जाता, लेकिन वहां काम में ली जाती है डक्टिंग। तो चलिए ये डक्टिंग भी देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस इंजन पर जो ये रबड़ के लगाए हुए हैं, या फिर हम ये कहें कि ये जो ब्लॉक यहाँ पर बनाए हुए हैं, यही आपके क्या कहलाते हैं, डक्टिंग के नाम से जानी जाती है। और ये डक्टिंग इसीलिए लगाई जाती है ताकि यहाँ पर जो हवा है, ये इस तरीके से डक्टिंग इसके अंदर लगी होती है कि हवा जो सामने से आए तो वो सीधी यहाँ से बाहर ना निकले, वो कुछ समय के लिए यहाँ रुके, रुकने के बाद रिवर्स होकर के क्या हो, वापस से आगे की तरफ जाए। तो हवा जितने समय तक क्या रहेगी, हमारे इंजन के संपर्क में रहेगी, यह उतना ही ज्यादा क्या चलेगा, ठंडा चलेगा। तो इस तरीके का जो सिस्टम होता है ये डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम कहलाता है, क्योंकि इसमें हवा जो होती है ये सीधा वायुमंडल से क्या करता है, इसके संपर्क में आता है, इंजन की गर्मी लेता है और सीधा वापस वायुमंडल में मिल जाता है। इसीलिए हम इस तरीके के इंजन को डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक इमेज भी हम लोग देखते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि मल्टी सिलेंडर इंजन जो होते हैं इनमें भी ब्लोअर प्रयोग में लिए जाते हैं। तो चलिए ये ब्लोअर भी देखते हैं हम लोग। तो यहां आप देख रहे हैं ब्लोअर आपके सामने है। इस ब्लोअर में जो है आप देखेंगे कि इसे इंजन की फैन बेल्ट के द्वारा चलाया गया है, जिसमें यहाँ जो क्रैंक शाफ्ट आपको दिखाई दे रही है यह इस ब्लोअर को चला रही है। और इस ब्लोअर को आप देख रहे हैं कि इसे भी क्या किया गया, चारों तरफ से कवर किया गया है। तो यह इसका शराउड कहलाता है, जिसमें इस ब्लोअर को चलाया जाता है। यह अलग से माउंट किया जाता है हमारे एयर कूल्ड इंजनों पर। तो इस तरीके से यहाँ पर इसके द्वारा ताकत से हवा को खींचा जाता है और इंजन के ऊपर, या हम ये कहें कि इंजन के सिलेंडर ब्लॉक पर इसे प्रेशर से फेंका जाता है, ताकि यह उसे आराम से ठंडा कर सके। इसके बाद हम बात करते हैं इसके दूसरे प्रकार की, जो कि होता है इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम। तो देखिए, आज के समय में इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम जो है वो हम वाटर कूलिंग सिस्टम के नाम से उसको जानते हैं। वाटर कूलिंग सिस्टम में जो हम एक वाटर पंप का प्रयोग करते हैं, इसको आप फोर्स फीड
पंप सिस्टम भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ताकत के लिए, फोर्स के लिए हम क्या करते हैं, एक पंप का प्रयोग करते हैं जो रेडिएटर से पानी को खींच करके हमारे सिलेंडर ब्लॉक में इसे ताकत से भेजता है। उसके बाद यह पानी जो है हमारे आउटलेट से होता हुआ जो रेडिएटर है इसमें अपर टैंक में वापस से आ जाता है। तो इस तरीके से यह जो पानी है यह इस तरीके से सर्कुलेशन करता है। आज के समय में इस तरीके से काम में लिया जा रहा है, लेकिन स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, जब ये शुरुआत हुई थी तो उस समय हम इस तरीके का जो कूलिंग सिस्टम है ये काम में नहीं लेते थे। उस समय हम काम में लेते थे थर्मोसाइफन। तो चलिए थर्मोसाइफन भी देखते हैं और उसे समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करता था। यहाँ इमेज में जो आप देख रहे हैं ये थर्मोसाइफन सिस्टम यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो थर्मोसाइफन सिस्टम को समझने से पहले हम ये जानते हैं कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए यह आपके पानी के अपेक्षित घनत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। पानी का अपेक्षित घनत्व के सिद्धांत से यहाँ पर हमारा जो अभिप्राय है वो ये है कि इसमें जो ठंडा पानी होता है वो क्या होता है, भारी होता है वजन में, लेकिन हल्का गर्म हो जाने पर क्या हो जाता है, वो हल्का हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता था कि हमारा इंजन जो काम करता था इसके अंदर, चूंकि हमें पता है कि ये हीट इंजन है, तो यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऊष्मा के कारण क्या होता है, यहाँ पर पानी गर्म होता है। तो जैसे ही यहाँ पर पानी गर्म हो जाता था तो क्या किया जाता था, जो ठंडा पानी होता था उसका प्रेशर, उसका वजन ज्यादा हो जाता था, जिसकी वजह से वो अपनी ताकत से गर्म पानी को ऊपर की तरफ धकेलता था और आउटलेट से होता हुआ वापस रेडिएटर में डाल देता था। लेकिन इस सिस्टम की एक सबसे बड़ी खामी यह थी कि उसके लिए हमें सबसे बड़ा रेडिएटर लगाना पड़ता था, मतलब इंजन से बड़ा रेडिएटर लगाना पड़ता था। पानी को इसमें हर समय भर के रखना पड़ता था। तीसरी बात अगर हम करें तो डिजाइन में मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि अगर इस सिस्टम में हम क्या नहीं कर सकते थे, इंजन के पीछे रेडिएटर को नहीं छुपा सकते थे, रेडिएटर को सामने ही रखना पड़ता था, जिसकी वजह से डिजाइन में काफी कठिनाई होती थी। अगर इसके बाद हम बात करें चौथी, तो कूलिंग जो सिस्टम था वो फेल हो जाता था यदि पानी का लेवल इसमें क्या रह जाता था, कम रह जाता था, और यह ज्यादा स्पीड पर भी कार्य नहीं कर पाता था। तो इन खामियों के कारण थर्मोसाइफन सिस्टम को बंद कर दिया गया और आज के समय में पंप सर्कुलेशन सिस्टम काम में लाया जा रहा है, जिसके अंदर हम यहाँ पर एक वाटर पंप का प्रयोग करते हैं जो अपनी ताकत से पानी का क्या करता है, संचरण करता रहता है। और इस तरीके के सिस्टम में हमें यह फायदा हुआ कि हमें वहां पर रेडिएटर भी जो है बड़ा लगाना नहीं पड़ा और यहां पर इंजन की डिजाइन भी क्या हो गई, आसान हो गई। तो चलिए अब हम समझते हैं पंप सर्कुलेशन सिस्टम और उसके भागों के बारे में। तो इस इमेज में आप जो कूलिंग सिस्टम देखेंगे यह एक साधारण कूलिंग सिस्टम है जो कि सामान्यतः हर गाड़ियों में काम में लिया जाता था, लेकिन आज के समय में इसमें कुछ और भी बदलाव किए गए हैं। तो पहले हम इनके पार्ट्सों के बारे में जानते हैं और इसे हम देखेंगे भी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेडिएटर। रेडिएटर जो है इसको हमने काम में लिया पानी को स्टोर करने के लिए। यदि आपसे कोई पूछता है कि रेडिएटर का क्या कार्य है तो आप बताएंगे कि रेडिएटर का पानी स्टोर करने का इसका कार्य है। इसके बाद चूंकि हमें क्या चाहिए कि भाई पानी जो है उसका सर्कुलेशन किया जा सके, तो इंजन के साथ उसे जोड़ने के लिए हमने होज पाइप काम में ली। होज पाइप साधारणतः रबड़ की बनाई जाती है। रबड़ की इसलिए बनाई जाती है क्योंकि इंजन जब स्टार्ट होता है तो वाइब्रेशन करता है और वाइब्रेशन के कारण क्या हो सकता है, जो अगर यहां पर होज पाइप हम क्या करते हैं मटेरियल की बनाएंगे तो यह रेडिएटर को खराब कर देगी, यहां तोड़ देगी, डैमेज कर सकती है। तो इस समस्या से बचने के लिए हम वहां पर होज पाइप जो है इसे रबड़ की बनाते हैं। इसके बाद पानी का जो सर्कुलेशन है वो हमारे इंजन में होता है। अगर ये पानी कंटिन्यू ठंडा ही कहाँ जाता रहेगा, हमारे इंजन में सर्कुलेट करता रहेगा। किसके माध्यम से, हमारे वाटर पंप के माध्यम से। और वाटर पंप जो है इसे चाल दी जाती है हमारी क्रैंकशाफ्ट पुल्ली के माध्यम से। क्रैंकशाफ्ट पुल्ली पे लगा हुआ जो फैन बेल्ट होता है यह इसे चलाने का काम करता है और पानी जो है इस तरीके से सर्कुलेट होता हुआ आउटलेट से होता हुआ वापस रेडिएटर में जाता है। लेकिन आज के समय में हमने क्या किया, वहां पर थर्मोस्टेट काम में ले लिया। थर्मोस्टेट जो है वो हमारे इंजन में पानी का तापमान जो है वो कार्यकारी तापमान तक बनाए रखता है। उसके बाद ही क्या करता है, यह पानी को आगे जाने देता है और पानी भाप बन के ना उड़ जाए उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर केप लगा के रखते हैं। तो चलिए इन सब चीजों को अब हम समझते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही।
आगे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आएगा कूलिंग सिस्टम पार्ट 2। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।